नोट्स नहीं मिला, ये जो कह रहे हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर किया था कल, है ना? कल व्हाट्सएप पे शेयर किया था। अगर व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में ऐड है तो मिल जाएगा, नहीं ऐड है तो सर से बोल के ऐड हो जाइएगा। आशुतोष सर को बोलिएगा, वो ऐड कर देंगे। ठीक है। तो कई लोगों ने आंसर दिया है 540 बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, एडी में जो कंफ्यूजन में आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन में मत आओ कि एडी का मतलब सर एडी एडी। एडी कहीं नहीं पूछा जाने वाला, बस एडी एक समझने के लिए लिखा हुआ है। एडी मतलब समझ लो कि जो इस समय चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में जो ईस्वी का वो चल रहा है वो सब एडी में है। एनो डोमनी। अब तुम इसकी देखो, एक सबसे बड़ी बात क्या है ना स्टूडेंट, किसी चीज के पीछे ना पड़ो। तुम लोग की एक खराब आदत क्या है, बस जान ही लेना है सब। सब नहीं जान सकते भाई। अगर तुम ये सोचते हो कि हम पूरे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे हर चीज में, तो समय लगेगा उसके लिए। एक दो दिन की प्रोसेस नहीं, हम कई बार बोल चुके हैं। आप सोचते हैं एक ही दिन में सब सीख जाएं, हम पूरा एक ही दिन में सब याद कर लें। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। दूसरी बात, एनोडोमनी कहीं पूछा नहीं जाता तुमसे कि हिस्ट्री में भी एक यही क्वेश्चन रह गया क्या, एडी? मतलब प्राचीन इतिहास से दो क्वेश्चन आने हैं, उसमें पूछेगा एनोडोमनी। मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ। और तो इस चीज के पीछे न पड़ा करो। एनोडोमनी जो है, एडी अगर मान लो फुल फॉर्म भूल भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एडी लिखा जाता है ना? और जो प्रेजेंट में चल रहा है वही एडी चल रहा है। इसके पहले जो देखोगे तो वो बिफोर क्राइस्ट है, जो ईसा मसीह के पहले का। ठीक है ना? तो किसी चीज को लेकर परेशान ना हुआ करो। दूसरा, जो आप लोगों ने डेट लिखी है अभी 540, चलो हम इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको हो सकती है आगे चलकर, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो। क्योंकि आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं है। जो ज्यादा पढ़ता है उसको डाउट उतना ज्यादा होता है, जो कम पढ़ता है उसको डाउट ही नहीं होता है। ठीक है। तो जब आगे बढ़ करके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो डाउट बढ़ने लगेंगे। डेट हम इसलिए कह रहे हैं बार बार, क्योंकि पहले से आपके डाउट हम खत्म कर दें, क्योंकि कुछ होंगे महान भाव लोग जो ऐसा करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व जो लिखा हुआ है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का डेट है। देखो फिर से सुनना, ये डेट ओल्ड एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटी की बुक थी हमारी, जो पहले आया करती थी, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी जो थी, जो प्रेफर किया जाता है सिविल सेवा के उसमें, जो स्टेट एग्जाम होते हैं, तो उनमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने को बोला जाता है। ठीक है, तो जिनके पुराने नोट्स होंगे, जैसे पहले के बने हुए हैं, तो उन लोगों की जो डेट होगी वो ओल्ड एनसीईआरटी की होगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, जन्म डेट है, वो 540 है। लेकिन अब क्योंकि हमारा भी वो पहले का है, तो इसलिए वो है, इसको चेंज करना है, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। ये वो ओल्ड एनसीईआरटी की डेट है। प्रेजेंट डेट में जो एक्सेप्ट किया जा रहा है डेट, चाहे वो सिविल सेवा है या कोई भी हो, वो 540 एक्सेप्ट नहीं है। आज की डेट का जो नया एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी अब आ रही है, उसमें ये डेट चेंज हो चुकी है। तो न्यू एनसीईआरटी की जो डेट है महावीर स्वामी की, वो 599 ईसा पूर्व है, 599। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं 540 मिल जाए तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, जो पहले बुक आया करती थी एनसीईआरटी की, जिसको प्रेफर किया जाता था, ये डेट उनकी है 540। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा मतभेद हुआ और चीजें मतलब चली, तो इन लोगों ने क्या कहा, इसका रीजन समझो। महावीर स्वामी को महात्मा बुद्ध के पहले का माना जाता है। असल में क्या हुआ कि जब बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, कई सारी चीजें होती हैं, तो बुक्स पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी वगैरह में जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो महात्मा बुद्ध को पहले पढ़ाया जाता है और महावीर स्वामी को बाद में पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से जो डेट है उसमें 540 किया गया, और 563 जो एनसीईआरटी ने माना था ओल्ड वाले ने। ये हमारी डेट नहीं है, एनसीईआरटी की है। ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट डेट में अब होता है, तो जो साक्ष्य है जो भी, उसमें महावीर स्वामी का जन्म महात्मा बुद्ध से पहले का माना गया है। और अगर क्योंकि पहले का अगर माना गया है, तो एनसीईआरटी ने, नई एनसीईआरटी ने इस डेट को चेंज कर दिया है। अब जो बुक्स आ रही हैं उसमें महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व है। जबकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म होगा वो 563 ईसा पूर्व। तो 599 और 563 ईसा पूर्व। तो इसलिए हमने कंफर्म किया कि कहीं बुक्स में अगर लिखा मिले तो इस पे परेशान मत होना। वो 540 जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी की है, तो हो सकता है जो लोग ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर करते रहे होंगे, उन्होंने वो डेट दी होगी। आज की डेट में हम लोग 599 मानेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जो एक्सेप्टेबल है वो 599 ईसा पूर्व है, महात्मा बुद्ध से पहले की डेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल हमने इसलिए नहीं बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो एक साथ सारी चीजें नहीं बताई जाती हिस्ट्री में,
क्योंकि कालखंड इतने हैं कि एक ही साथ कई सारी चीजें चलती हैं जहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो कल हमने आपको शेयर किया था और कुछ विषय वस्तु बताई थी, है ना, चैप्टर्स वगैरह। आई होप कि सभी ने याद कर लिया होगा कि क्या क्या हमारे टॉपिक हैं। दूसरा, जो स्टार्टिंग थी हमारी, क्या लिखे हो ये, गौतम बुद्ध 563 487, हाँ ठीक है। गौतम बुद्ध का ये सही है। महावीर स्वामी का 599 से 527 ईसा पूर्व, नई डेट जो है, जो नई न्यू एनसीईआरटी मानती है, वो 599 से 527 मानती है, ठीक है, वो महावीर स्वामी का। अ, हाँ देखो, हम देखो दोनों चीजें इसलिए बताएं स्टूडेंट, जो पंकज यादव आपने जो बोला है 540 या 5068, मान लो 599 दिया ही नहीं हो, ठीक है ना। अब क्योंकि बताया ना आपको कि ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर किया था, आप कभी किसी सिविल जो तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट से कभी बात करिएगा, और अगर उनसे बुक पूछेंगे आप ना, तो आज भी वो लोग ओल्ड एनसीईआरटी को ही कहेंगे पढ़ने को। तो अब ओल्ड एनसीईआरटी को ही वो लोग प्रेफर करवाते हैं, न्यू एनसीईआरटी को बहुत कम लोग ही प्रेफर करते हैं। तो अब जो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो डेट वही रखेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में आपको 599 वाला दिया ही ना हो, वो 540 वगैरह हो, तो फिर परेशान हो जाओगे, कहोगे कि सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों हमने इसलिए बताया कि अगर दोनों ऑप्शन में, तो 599 करना ही पड़ेगा, और 599 नहीं है तो 540 मानना पड़ेगा ओल्ड एनसीईआरटी। गलत तो किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि बुक का रेफरेंस देंगे फिर वो ओल्ड एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बस इसलिए ये चीज है। अरे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध ओवरलैप कैसे कर जाते हैं भाई? एक बौद्ध धर्म के एक जैन धर्म के ओवरलैप कैसे हो गए? गजब बात करते हो यार तुम। हैं? जब उनके चैप्टर आएंगे तब उसमें देखा जाएगा अलग अलग, बहुत डिफरेंस है दोनों में। कुछ चीजें हो सकती हैं कि सेम हो, बाकी डिफरेंस काफी सारे हैं, ठीक है। पंजाब की सोहन नदी घाटी की कुछ और है। बताइए सर, क्लियर नहीं समझ आ रहा है? पंजाब की सोहन नदी घाटी, भैया कहा समझ में नहीं आ रहा है? देखो दूसरी चीज, एक और चीज समझ लो। नोट्स जो हमने आपको दिए हैं स्टूडेंट, वो कंप्लीट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो स्टेट एग्जाम के लिए भी हैं। सब नहीं पढ़ना है उसमें से, मैं बताऊंगा आपको कि वो जो नोट्स हम शेयर कर रहे हैं उसमें से पढ़ना क्या है। परेशान ना होना, अब ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, सोहन घाटी, बेलन घाटी, और ये जो बदम दुरे है, ये सब चीजें बहुत कम आएंगी आपको। आपके जो प्रमुख स्थल होंगे वो हम बताएंगे कि कौन सा पढ़ना है प्रमुख स्थल। भीमबेटका है, वो पढ़ना होगा। महदहा है, दमदमा है, सराय नाहर राय है, मेहरगढ़ है, ठीक है, पल्लवरम है, कुछ गिन करके 9 10 हैं। तो परेशान मत हो बिल्कुल भी सब चीज पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब पूरे स्टेट नोट्स भी है ना, स्टेट एग्जाम के भी है। तो सब, अब जैसे तुम लोगों में उठार उठार कुछ नहीं आएगा, औजार से मतलब नहीं है आपको, क्योंकि वो पत्थर के बनाए जाते थे, सबको पता है कि वो हस्त कुठार बनाएंगे, कुल्हाड़ी भी बनाएंगे तो पत्थर से बनाएंगे। हाँ, जब आप एमपी पीसीएस देंगे या फिर झारखंड या कोई भी ऐसा देते हैं, तो उस स्थान पे जिस औजार का प्रयोग किया जा रहा होगा, तब वो उससे पूछेंगे कि ये किस प्रकार का औजार यहाँ पे यूज किया जाता था। ठीक है ना, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी इन चीजों के लिए। और जितना हम, क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि क्लास में हम वो बताएंगे जो नोट्स से पढ़ने हैं आपको, नोट्स में जिस चीज को प्रेफर करना है अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि पाषाण काल बहुत कम आता है। प्राचीन इतिहास में अगर हम पाषाण काल की बात करें तो एसएससी जो जेई है या फिर सीजीएल वगैरह है, इसमें कम आता है। ये स्टेट एग्जाम का चैप्टर है, पाषाण काल वगैरह है, जो हिमयुग था हमारा। ठीक है, हाँ, जो हम बोले उसको जरा ध्यान से समझना। पढ़ने की नोट्स तो आपके सामने रहेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो थे आपके, वो हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस, ठीक है। 3 कालखंड में बांटा गया था जो हमारा इतिहास था। कौन से 3? सभी ऐड हो चुके हैं ना? एक तो ऐड होते रहते हो यार, 15 20 मिनट तक सब ऐड ही होते रहते हैं। तो 3 कालखंड थे, एक प्रागैतिहासिक काल था, दूसरा कौन सा था, आद्य ऐतिहासिक था। और वॉइस क्लियर नहीं हो रही? हेलो, वॉइस क्लियर है ना? ठीक, वॉइस वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सर वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर है तो अब क्लियर, अच्छा ठीक है।
हाँ, हाँ, उतना ही पढ़ाएँगे जितना आएगा। तो इसीलिए वो क्लास ले रहा है ना कि क्या मतलब उसमें पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात थी आपकी क्या कि 3 कालखंड में बाँटा गया हिस्ट्री को। पहला जो था आपका वो प्रागैतिहासिक काल था, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा आपका था कौन-सा ऐतिहासिक। डिस्कस किया था, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था, उस प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे। ये हिमयुग चल रहा है, हिमयुग जो बहुत पहले का 25 लाख ईसा पूर्व से जो चल रहा है। तो हिमयुग जो चल रहे थे वही पाषाण काल वगैरह में आते हैं। तो अब इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। क्यों लिखित साक्ष्य नहीं था? क्योंकि पढ़े-लिखे तो कोई थे नहीं। सभी आदिमानव थे, खानाबदोश जीवन था, कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। किसी लिपि का ज्ञान नहीं था इन लोग को। बस शिकार करते थे, आखेट करते थे, उसको मार के खा जाते थे। तो इसलिए इन लोगों का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो चीज़ें पता कैसे चलती हैं? अवशेष से, पुरातात्विक अवशेष। जब उत्खनन किया गया या खुदाई की गई, तो वहाँ से यही औज़ार वगैरह मिले जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ये हस्त कुठार, खंडक, फलक, कुल्हाड़ी, ये कई सारी नदी घाटियाँ थी, जैसे सोहन नदी घाटी रही, मिर्ज़ापुर के पास बोलन नदी घाटी है ना? तो ये सब जो थी, तो यहीं से इन लोग को अवशेष मिले, तो जिससे पता लगाया गया कि ये इतने साल लगभग पुराना रहा होगा। तो लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं है, केवल अवशेष लेकर के पता किया। दूसरा जो हमारे पास है आद्य ऐतिहासिक काल, इस आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता आता है, अब क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य हैं, क्योंकि उन्होंने लिपियों का ज्ञान था उन्हें और लिपि ऐसी थी जो भाव चित्रात्मक टाइप की थी, जो भाव चित्रात्मक समझते हो? भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि हम किसी भी चित्र को देखकर ये पता कर लेंगे कि वो क्या बताना चाह रहा है। जैसे अगर हम कोई चित्र देखेंगे, अब जानवर बना हुआ है उसपे, पीछे कोई एक भाला लिया हुआ है, उसको मार रहा है, तो आप उस चित्र को ही देख के समझ जाओगे कि असल में जानवर भाग रहा है और जो पीछे शिकारी है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो लिपि का ज्ञान था, सिंधु घाटी सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक में आता है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, केवल भाव चित्रात्मक की आप देख के समझ पा रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं सकते इसका मतलब क्या था? ऐसी-ऐसी डिज़ाइन उनकी लिपि की गई है, चित्र तो आप समझ जा रहे थे, लेकिन उनकी जो लिपि थी, उसको नहीं पढ़ा गया है। तो अभी भी चल रहा है, अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तीसरा जो हमारे पास है ऐतिहासिक काल, जो पूरा अब चला आ रहा है वैदिक काल से लेकर के आपका जो भी मौर्य, मगध और मध्यकालीन, मुगल कालीन और ये जो भी है आपके आधुनिक है, ये सब ऐतिहासिक में आता है। तो अब इससे इतना तो समझ सकते हैं कि हम लोग क्या समझेंगे कि भई लिखित साक्ष्य भी है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया पहला, लिखित साक्ष्य किसके नहीं है? प्रागैतिहासिक के नहीं है। किसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है? आद्य ऐतिहासिक, सिंधु घाटी। किसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है? ऐतिहासिक जो अब चल रहा है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी बात। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन चीज़ें कि डिफरेंस क्या था, ठीक है? तो डिफरेंस में इमोजी गुड मॉर्निंग सर इमोजी। भैया देखिए, आशीष, अंजना ये सर यूपी पीसीएल के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। क्यों? केवल यूपी पीसीएल वाले ही स्टूडेंट हैं क्या इसमें? हुँ? कैसे क्वेश्चन करते हो यार तुम लोग? तो अब इसमें क्या था कि डिफरेंस हुआ। अब सबसे पहले प्रागैतिहासिक की बात किए, तो विशेषताएँ समझ जाओ प्रागैतिहासिक में क्या था कि प्रागैतिहासिक में खानाबदोश जीवन जहाँ एक जगह रुकना नहीं, उन्हें जानवर को मारते हैं, इनका मेन मोटिव केवल खाद्य संग्रह था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई है। जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में कुछ चीज़ें बताई थी हमने। अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग मेन। तो प्रागैतिहासिक काल में नोट्स आपने देखा होगा, तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोगों ने बात की पूरा पाषाण काल की। ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा प्रागैतिहासिक में कौन-सा है? मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन-सा है? नवपाषाण काल और आ जाता है। तो पाषाण काल में आदिमानव असभ्य टाइप के थे। असभ्य टाइप का मतलब कि कुछ ज्ञान नहीं था उन्हें, मतलब रहना-वहना कुछ नहीं। बस जीना है, खाना है और जीना है। तो खाने के लिए बस जो भी है शिकार वगैरह करते थे, है ना? तो आखेटक हो गए, खाद्य संग्राहक हो गए। हाँ, आग की खोज ध्यान रखिएगा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, आग की
खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में ही है, लेकिन उसका उपयोग जो है अच्छे तरीके से उपयोग, कि आग का उपयोग हम कर कहाँ-कहाँ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं, वो जो उपयोग है वो हुआ है आपका नवपाषाण काल में। लेकिन जब आग की खोज का बात आता है तो पूरा पाषाण काल माना जाता है उसमें। तो ये तो कुछ बातें हो गई इसमें। मध्य पाषाण काल, अगर हम लोग सीधे बात करें तो मध्य पाषाण काल में एक्चुअल जो विशेष विशेषता है मध्य पाषाण काल की, वो पशुपालन है। मध्य पाषाण काल का जो अंतिम समय चल रहा था, जब नवपाषाण काल आने वाला था, मध्य पाषाण काल में जब अंतिम टाइम था उसका, जैसे नवपाषाण काल शुरू होने वाला था, तो उस समय पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन यानी ये लोग पशुपालन शुरू कर दिए थे। बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं, कोई नॉर्मल जानवर जैसे कुत्ता वगैरह या समथिंग पालने शुरू कर दिए थे। तो बहुत व्यवस्थित ढंग नहीं था। व्यवस्थित ढंग से जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी नवपाषाण काल में हुई हैं। तो क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो था वो मेन था। एक दूसरा विशेषता है यहाँ पर अंत्योष्टि कार्यक्रम, जो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई है। तो अंत्योष्टि का मतलब अंतिम संस्कार करना, जो 16 संस्कार में आता है। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो आपकी मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे मध्य पाषाण काल। अब जब आते हैं नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल की अगर विशेषता देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि नवपाषाण काल की आपकी कृषि है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पशुपालन, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद ही कर लो सीधे कि पशुपालन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है पशुपालन आपका मध्य पाषाण काल में 2 जगह हैं। नोट्स अगर रिवीजन किसी ने किया होगा तो उसमें लिखा होगा। मध्य पाषाण काल में 2 जगह बहुत फेमस हैं। एक है आदमगढ़, आदमगढ़ जगह का नाम है। अ, ठीक है? और दूसरा जगह है बागौर, 2 जगह हैं। आदमगढ़ पड़ता है एमपी में, ठीक है? एमपी में एक जगह है आदमगढ़, और राजस्थान में एक जगह है बागौर, भीलवाड़ा में पड़ता है। ये 2 ऐसी जगह हैं, आदमगढ़ जो आदमगढ़ जो एमपी का है, और जो बागौर है राजस्थान का, भीलवाड़ा में। ये 2 वो जगह हैं जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और इसको याद कर लेना, ठीक है? ये कुछ देखो मेन चीज़ें हैं, जिसको पढ़ना पढ़ना चाहिए, जिसको याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ नहीं पढ़ पाओगे, है ना? तो अब जैसे हमने बोला कि मध्य पाषाण कालीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपालन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन देगा आपको, दोनों तो नहीं देगा, कोई आदमगढ़ या बागौर में से कोई एक जगह देगा, ठीक है? तो आदमगढ़ सबसे ज़्यादा साक्ष्य यहीं से मिले हैं, बागौर से थोड़े कम मिले हैं, लेकिन आदमगढ़ मेन है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में जो उपलब्धि है वो समझ लो कृषि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कृषि। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये लोग कृषि वगैरह के बारे में जानते ही नहीं थे, पता तो पूरी तरह से ये जानवर पे ही डिपेंड थे, यानी मांस वगैरह मांसाहारी टाइप के। तो कृषि का जब ज्ञान हो गया इन लोगों को, तो फसल, खाद्यान्न के फसल, जौ, गेहूँ, चावल, ये सब उगाने लग गए। ठीक है? तो सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि है। अब देखो, हमने एक और चीज़ बोला, अपना भी दिमाग होगा सभी को, कि अगर कृषि करना है, तो कृषि किसी एक ही जगह पे रह के तो कर पाएँगे। हम कहीं अलग-अलग जगह तो जा नहीं पाएँगे। अब भाई मान लो खेती हमारी यहाँ है, तो हम कहीं और जाके नहीं करेंगे कृषि। तो कृषि अगर जहाँ आप कर रहे हैं, तो आपको वहीं रहना होगा। ठीक है? स्थायी निवास बनाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला साक्ष्य देखा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, ध्यान रखना उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, ठीक है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात की जाएगी तो पाकिस्तान भी कंसीडर होगा, पूरा एरिया कंसीडर होगा। तो इधर का जो सिंधु क्षेत्र है ये सारे कंसीडर होंगे। तो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ये उस समय ज़्यादा स्टडी में थे। तो मेहरगढ़ एक जगह पड़ता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान एक जगह है जहाँ वो मेहरगढ़ वहीं पर जगह है। तो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं आपके कृषि के, लगभग 7000 ईसा पूर्व। नोट्स में सारा लिखा हुआ है, ठीक है? जो मेन है वो चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है। तो मेहरगढ़ से जो है वो 7000 ईसा पूर्व में आपको कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब क्योंकि कृषि किया इन लोगों ने, और मेहरगढ़ से साक्ष्य किसका मिला? गेहूँ का मिला है, ध्यान रखना गेहूँ का। गेहूँ में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो सब चीज़ें उतना तामझाम नहीं था। तो गेहूँ जो उगाना था ये था। लेकिन हाँ, सबसे पहला फसल गेहूँ नहीं है। अगर वैश्विक दृष्टि में देखें तो सबसे पहली फसल जौ है, जो ईरान और मध्य एशिया में उगाई गई थी। भारत की नहीं बात कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो वो जौ है, जो ईरान और मध्य एशिया के आस-पास उगाया गया था, अगर पूरे उस लेवल में देखें तो। अच्छा, अब इसमें जब मेहरगढ़ की बात हुई तो यहाँ पे जो कृषि का है, तो कृषि का इन्होंने किया तो इन्होंने स्थायी निवास बना लिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मनुष्यों ने, या जो पहले के लोग थे,
उन लोगों ने स्थायी निवास कहाँ बनाया, जहाँ कृषि करना शुरू किया। कृषि कहाँ शुरू करी? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कृषि शुरू की और यहाँ इन्होंने स्थायी निवास बनाया। स्थायी निवास बनाया, कृषि हो गई। अब सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होगा? अब मान लो कृषि करने लग गए, अब एक दिन में तो नहीं होगा। अब जो लोग गांव से होंगे वो लोग जानते होंगे कि भाई अगर हमें फसल उगानी है तो बीज बीज तो चाहिए ही होगा। बीज तो चाहिए होगा कहीं ना कहीं, एक जगह से दूसरी जगह। अब खेत इतने पास पास तो है नहीं। आपने निवास यहाँ बनाया हुआ है, पता चला आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आपका घर बना हुआ है और वो खेत दूर है आपका। तो भैया कुछ अनाज वनाज ले जाना है, मान लो बीज ले जाने हैं या फसल जब हो गया तो उसका अनाज ले जाना है, कैसे ले जाओगे? भाई अजूरी में तो लेके नहीं जाओगे कि हाथ फैलाओगे बस उसमें लेकर के पहुंच गए। भैया किसी चीज की तो जरूरत होगी ना। तो ये धीरे धीरे इनको ज्ञान आया कि भैया ऐसा है कि बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम कृषि तो सीख गए हैं, स्थायी निवास भी हो गया, लेकिन दूरी है, हम इन चीजों को एक साथ ले जा नहीं पा रहे हैं। तो किसी बर्तन की जरूरत पड़ी। बर्तन की जरूरत का मतलब कुछ ऐसा हो जिसमें हम अनाज को ले जा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो भर। तो जब ऐसा जरूरत बना तो उन लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। किसके बर्तन शुरू किए? मिट्टी के बर्तन। तो बहुत ज्यादा अच्छी उन्नत किस्म का नहीं था, लेकिन मिट्टी का एक नॉर्मल सा बर्तन बनाना शुरू किया। देखो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन की, ठीक है? तो इन लोगों ने जो मिट्टी के बर्तन जो इन लोगों ने बनाए, वो जरा देखना आप लोग। मिट्टी के बर्तन देखो ये होगा। अरे तुम लोग ना करो उसे, ठीक है? पेन चला रहे हो, पेन चलाओगे हम बंद कर देंगे। फिगर दिख रहा है सबको? फिगर दिख रहा है सभी को? यस या नो? ठीक है, देखो इसका नाम देख लो, इसको बोलते हैं मृद भांड। मृद भांड कहा जाता है, उसमें हिंदी में नाम लिखा होगा मृद भांड। ठीक है, मृद भांड। तो असल में क्या था कि जब इन लोगों ने, इनको जरूरत पड़ी बर्तन वगैरह की, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। अब मिट्टी के बर्तन बनाए तो उसी को बोला जाता है मृद भांड, ये नाम यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मृद भांड। तो जिन बर्तनों का उन लोगों ने उपयोग करना शुरू किया उसे मृद भांड कहा जाता है। ये नौ काल में आया। जगह का नाम बता दे जहाँ से साक्ष्य मिला है। हस्ता आप अगर समझे तो उस समय की बात अगर करें महाभारत काल की, तो दिल्ली से 80 किलोमीटर। आज की डेट में तो खैर यूपी में पड़ता है, मेरठ के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो आज की डेट में ये यूपी में कंसिडर होता है, मेरठ जिला जो है उसके आसपास पड़ता है इतना। ठीक है, तो ये हस्तिनापुर से आपका मिला था जो मृद भांड है, यहाँ साक्ष्य मिले हैं। एक देखो सब लिखा हुआ है नोट्स में, परेशान मत हो, नोट्स में सब लिखा हुआ है। जब हम इसको बता देंगे तो उसको रिवीजन कर लेना। एक एक चीज लिखी हुई है, बस हम वो मेन मेन चीजें बता रहे हैं जो आपको पेपर पे पढ़ना है। तो हस्तिनापुर में एक उत्खनन करता है बीबी लाल, बीबी लाल करके। तो उन्होंने ये चीज पता किया कि मृद भांड का जो साक्ष्य उनको मिला। तो पहली चीज हुई कि मेहरगढ़ में आपका कृषि भी हो गया, वहां पर स्थायी निवास बनाने लग गए। अब क्योंकि स्थायी निवास वगैरह था, पशुपालन वगैरह तो था ही। पहले तो केवल शुरुआत हुई थी, लेकिन नौपाषाण काल में अच्छे तरीके से जैसे भेड़ बकरी वगैरह भी पालने लग गए। भाई जो जो जरूरत थी सब पालने लग गए ये लोग। ठीक है, और वो हेल्प किया उन्होंने। मृद भांड वगैरह जो थे बर्तन वो बनने लग गए। अब सबसे बड़ी क्या है बात है, अब एक बात बताओ कि चलो तुमने बर्तन बना लिए मृद भांड, ठीक है, देखो कैसे चीजें विकसित हो रही हैं। पहले उनको जरूरत पड़ी ले जाने के लिए तो उन्होंने बर्तन बना लिए, ठीक है। अब बर्तन को ले जाने की जरूरत पड़ी। भाई अभी हाथ था तो थोड़ा बहुत ले जाते थे, फिर बर्तन में ले गए तो मृद भांड जो बनाया उन्होंने मिट्टी के बर्तन उसमें ले जाने लगे। अब ढेर सारे इकट्ठा हो गए बर्तन, अब इसको कैसे लेके जाएं?
अच्छा वो म्यूट हो गया था, ठीक है। म्यूट हो गया था वो, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है वॉइस, आ रही है अब? वॉइस आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम बात करते थे नौपाषाण काल में, तो हमने कहा कि देखो, अब याद करने का तरीका, आप सुनोगे ना याद हो जाएगा। सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। हमने कहा नौपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि हुई, फसल खाद्यान्न वगैरह हुए। कहाँ पर हुए? पाकिस्तान का एरिया पड़ता है बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जगह का नाम है, मेहरगढ़ याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पाषाण काल के सबसे मुख्य स्थल में से है मेहरगढ़, जो काफी बड़ा स्थल है और बार बार इसका नाम आएगा, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का जो एरिया है, वो, वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि हुआ तो वहां पर स्थायी निवास बनाना पड़ा, स्थायी निवास बनाया गया तो पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन, देखो कंफ्यूजन इसलिए होगा कि अगर पशुपालन का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको नवपाषाण काल टिक नहीं करना है। पशुपालन की स्टार्टिंग मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि कृषि भी हो रहा था, स्थायी निवास भी था, तो इन लोगों ने और जानवरों को पालन शुरू कर दिया था, ठीक है, जो भी इनको जरूरत थी। अब क्योंकि खाद्यान्न थे, इनके फसल थे, आप जानते हो कि उसको एक जगह ले जाकर के एक दूसरी जगह ले जाना है। अब बोरी तो थी नहीं उस समय कि बस बोरी में भरे और लेके चल दिए सर पे उठा करके। तो अब कुछ तो था उनके लिए चाहिए था, तो बर्तन थे, बर्तन बनाने पड़े, मिट्टी के बर्तन बनाए उन्होंने। तो उसी बर्तन को मृदभांड कहा गया। एक दूसरा नाम जो मृदभांड यूज होगा, अगर जब आप बुक में पढ़ोगे ना या कहीं पर भी, तो मृदभांड बार बार यूज होगा। आगे चल करके जब आप हड़प्पा वगैरह में आओगे, वहां भी मृदभांड यूज होगा। वैदिक काल में आओगे, मृदभांड यूज होगा। उन्नत होता जाएगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग जाएंगे, मृदभांड जाएंगे, लाल कलर होगा, काला कलर होगा। तो याद कर लेना, मृदभांड मतलब एक बर्तन टाइप का है, जैसे घड़ा टाइप का। इसी मृदभांड को जो मिट्टी के बने हुए थे, जब इसको एक मटके का रूप दे दिया गया, मटका मतलब एक व्यवस्थित तरीके से मटका बनाया गया, एक बर्तन, मतलब किसी भी शेप का, देखो मृदभांड हमने दिखाया था, वो किसी भी शेप का बन गया था, टूटा फूटा समथिंग, ठीक है। लेकिन जब वो एक स्पेशल शेप का दे दिया उन्होंने, जैसे बर्तन का एक ओरिजिनल शेप हो गया मटके टाइप का, उसको मनका कहा गया, मनका बोलते हैं उसे। तो फिर एक मृदभांड और मनका है एक ही चीज। मनका इसका एक विकसित रूप है, मतलब एक सही रूप था। और जो मृदभांड है वो किसी भी शेप का था, कैसा भी, आधा भी बन सकता था, ना तिकोना टाइप का बना दिया, कैसा भी बना दिया, तो वो मृदभांड मिट्टी के बर्तन का यूज था। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। अब अगर हम आपसे पूछे कि पहिए की खोज किसमें हुई, बहुत आसान है, पहिए की खोज किसमें हुई? नवपाषाण काल में। आग की खोज किसमें हुई? पुरापाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले किस काल में मिले? नवपाषाण काल में, ठीक है। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल की दो जगह के नाम थे, आदमगढ़ और बागौर। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है, दो जगह। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये तीनों। अब देखो, पढ़ना इसी तरीके से है ना, जिससे चीजें याद हों, तरीका यही है। अब एक तरफ से आपने देखो, नोट्स में हमने बहुत कुछ दिया है, अब तुम जब पढ़ना शुरू करोगे ना नोट्स को, तो आप क्या करते हो कि जैसे पूरा पाषाण काल हमने लिखा है, अब नोट्स की बात कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल जब हमने लिखा है, तो आपने पूरा पाषाण काल जब पढ़ना शुरू किया, तो आपने सब शुरू कर दिया। आपने शुरू कर दिया मुख्य औजार, ये प्रमुख स्थल, और तुम एक दिन पूरा लगा दोगे केवल यही पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन आना नहीं है इससे। क्वेश्चन जो हमने बोले हैं, क्वेश्चन वही है जो हमने अभी आपसे बोला। डायरेक्ट पहिए की खोज कहाँ हुई? सिंपल सा। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? ठीक है। पशुपालन कौन से काल में शुरू हुआ? कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं? मृदभांड जो है वो किस काल में शुरू हुआ? ठीक है। किस जगह से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चंस हैं जो पढ़ने के तरीके हैं। तो नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। तो वो अब किस तरह से उसको स्टडी करना है, बस यही मेन है पॉइंट आपका। तो सबसे ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस या नो? यस या नो? सर हिलाओ। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। इतना जो पढ़ाया है, मृदभांड की जगह का नाम बताओ जहां से सबसे पहले मृदभांड के साक्ष्य मिलने के साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड जो नवपाषाण काल में यूज किया गया था, अनाज या किसी चीज को रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए,
वो कहाँ से मिला है मृदभांड? हस्तिनापुर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक। अच्छा, अब जरा अब कुछ चीजें बता देते हैं आपको। तो ये पूरा पाषाण काल में है और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, जल्दी से हम 5 मिनट फिर रिपीट कर देते हैं, आज ही याद कर लो, बाकी नोट्स अपना देखते रहना। सबसे पहला, पूरा पाषाण काल की अगर विशेषता बताते हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है, क्योंकि ये लोग आदिमानव टाइप के हैं, हिमयुग चल रहा है सब चीजें। तो उसमें क्या है कि आपका केवल खाने पे जी रहे हैं, हमको खाना है बस, इसके अलावा कोई पैसा वैसे से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और खाने के लिए भी इनको फसल का ज्ञान नहीं है, तो फसल वसल कुछ नहीं है, जानवर है, जानवर को मार के खा जाएंगे ये लोग। तो आखेटक होंगे, अच्छे आखेटक होंगे कि मतलब जानवर को मार। इसमें भी कुछ करते नहीं थे, जैसे आप देखो लिखा है इन लोगों ने, अगर आप औजार देखोगे ना तो तक्षड़ी खुरचनी और कुछ इस तरह के बना लेते थे, पत्थर टाइप के, पत्थर को उठा के फेंक देते थे सीधे। वो जिसके ऊपर गिरा मर गया, छोटा जानवर है तो तुरंत मर जाएगा, बस उठा के लाए खा गए, है ना, इस तरह चलता था। हाँ, मेन एक जो पॉइंट है यहाँ का वो आग की खोज है। आग की खोज बस एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पशुपालन है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बता रहे हैं जो जगह की बात अभी हम करेंगे, विशेषता की बात कर रहे हैं पहले। तो पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल का मेन है। ठीक है, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम भी यहाँ का है, मध्य पाषाण काल में ही अंत्योष्टि हुई थी, अंतिम संस्कार शुरू हो गया था। नव पाषाण काल की बहुत सारी विशेषता है, तो मोस्टली क्वेश्चन नव पाषाण काल से आने के चांस ज्यादा है। अब नव पाषाण काल में क्या है आपका, कृषि के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ जगह। दूसरा क्या मिला, स्थायी निवास बनाया। क्रम से याद करना, जहां पर कृषि होगी स्थायी निवास बनाना होगा। और क्योंकि आप स्थायी निवास बनाएंगे तो आपको पशु पालना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, कुत्ते की जरूरत पड़ेगी, भेड़ बकरी और जो भी होंगे, गाय वगैरह सब जानवर की जरूरत पड़ने लग जाएगी। तो अभी जो सब तो जानवर एक साथ नहीं पाले गए हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो जैसे आपने कृषि किया मेहरगढ़ जगह में, फिर वहां पर आपने क्या किया, स्थायी निवास बनाया, क्योंकि घर रहने लगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से आपने पशुपालन शुरू कर दिए। अब क्योंकि आपको अनाज अच्छी मात्रा में आपने पैदा करना शुरू कर दिया, तो उसको रखने की जगह चाहिए, उसको ले जाने के लिए चाहिए, तो इन लोगों ने बर्तनों का आविष्कार किया, मृदभांड जिसको कहा गया। जब मृदभांड बन गए तो हमको उसको कैरी करने की जरूरत पड़ गई कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए। तो हमने पहिए का आविष्कार किया और उससे चीजों को सुरक्षित करके कुछ गाड़ी टाइप का बना के, पूरा अच्छा गाड़ी तो इस तरह का नहीं बनता होगा, कुछ पहिया लगा के बांस वास लगा करके उस पर रख करके वो ले जाते थे, या जो भी उनका सुरक्षा रहता होगा। तो पहिए की खोज आपकी इसमें हो गई। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट। ठीक है, अब हम स्थल की बात करने वाले हैं, अभी हमने विशेषता की बात की है। अब हम आपको वो मेन मेन जगह की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो मेन जगह आपको देखना है। इसके लिए हम आपको मैप देने वाले हैं, अभी हम मैप शेयर कर रहे हैं, जहां से हम आपको वो जगह बता रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो जरा ध्यान से देखना मैप को, तीनों विशेषता हो गई है, मैप जरा देखना। मैप में देखो, कल हमने शेयर किया था आपको, अगर याद हो, ये वाला मैप आपको शेयर किया था। मैप दिख रहा है सबको? मैप दिख रहा है सबको? हस्तिनापुर मेरठ के पास पड़ता है, ठीक है ना, मेरठ के पास पड़ता है, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर है आपका, तो मेरठ के आसपास पड़ता है ये। ठीक है, तो मैप दिख रहा है। हाँ, जरा देखिएगा आप सभी लोग, जरा जगह के नाम देख लो पहले। देखो कुछ मेन जगह हम बता देते हैं। मेहरगढ़ आपको ध्यान रखना है, बुर्ज होम ध्यान रखना है, कोल्डिहवा और चिरांद, ये जो ऊपर के चार हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोल्डिहवा और चिरांद। तो चार नाम जो आपने ध्यान रखे, पहला कौन सा, मेहरगढ़, दूसरा कौन सा, बुर्ज होम, तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कोल्डिहवा, और चौथा कौन सा, चिरांद। ठीक है, चलो, तो अब एक मिनट, दूसरा पेन ले लें। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेहरगढ़ की। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है आपका, ये एरिया दिख रहा होगा सबको, मेहरगढ़, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये बलूचिस्तान वाला एरिया जो मेहरगढ़ है आपका। ठीक है,
तो 2 पहाड़ियाँ पड़ती हैं इधर मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरथर, नोट्स में लिखा हुआ है। उसको जब क्लास खत्म होना तो एक बार स्टडी कर लेना आप लोग। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ बोली जाती हैं, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, तो ध्यान रखिएगा इस पर, वो एरिया है। और सिंधु नदी का क्षेत्र भी पड़ता है इधर, तो काफ़ी कह सकते हो उस समय का काफ़ी उन्नत मान सकते हो, क्योंकि अपने पाषाण काल के समय का मेहरगढ़ जो है एक उन्नत मतलब जगह है। ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछा गया है, खैर ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी जगह है पाषाण काल, मतलब ऐसी जगह कौन सी है जिसमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कोई ऐसी जगह जो जिसमें पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं, वो जगह मेहरगढ़ ही है। ये बहुत बड़ा मतलब काफी समय तक चला है इसका मतलब। अब मेहरगढ़ समझ सकते हो कि जब नौ पाषाण काल से चल रहा है, 5000 ईसा पूर्व से, और 5000 क्यों, 7000, मतलब किसी के साथ 7000 ईसा पूर्व मिले। तो वहां से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता जब आई है आपकी, लगभग आपके 2500 से 1750, मतलब काफी लंबा कालखंड चला है मेहरगढ़ का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी जगह थी उस समय की जहां पर पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। ये सब लिखा है नोट्स में, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझा रहे हैं, बस उसको सुनना ध्यान से, सारी चीजें नोट्स में कुछ भी छूटा नहीं है। अच्छा, तो ये चीज तो मेहरगढ़ की मेन मेन चीजें आपने ध्यान रख ली होगी। दूसरा ये वाला पॉइंट देखना जरा, बुर्ज होम, ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, बुर्ज होम। ठीक है ना, श्रीनगर से ये लगभग 16 किलोमीटर के आसपास पड़ता है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम की खासियत क्या थी, क्यों ये है? असल में बुर्ज होम प्रसिद्ध है आपके गर्त आवास के लिए। किसके लिए? गर्त आवास। गर्त आवास क्या होता है? कुछ गड्ढा टाइप का बना लिया जाता है ना, जमीन के ऊपर नहीं घर बनाए जाते, जमीन में ही कुछ गड्ढे टाइप के बना करके उस गड्ढे के अंदर रहते हैं लोग। जिससे क्या हो कि कभी तूफान वगैरह आए ना, आंधी वगैरह आए, तो इनको उतना नुकसान ना हो। तो गर्त आवास कहा जाता था, गड्ढे में बने आवास। तो ये एक ऐसी जगह थी जिसमें सबसे ज्यादा गर्त आवास यहीं से मिले, इसलिए इंपॉर्टेंट बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर और जगहों से गर्त आवास के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बुर्ज होम वो जगह थी जहां से गर्त आवास का मिला है। अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक और चीज है, यहाँ से एक ऐसा कब्र मिला है इनको बुर्ज होम से, जिसमें मानव के साथ कुत्ते, मतलब कुत्ते का भी कंकाल मिला है। अब बुर्ज होम से क्या मिला है कि मानव के साथ कुत्ते का भी मिला है, तो मतलब पशुपालन होता होगा तभी तो, मतलब पालतू रहा होगा उसका, तो मानव है जो भी पालतू रहा होगा उसका जानवर, उसको उन्होंने दफना दिया होगा। तो ये क्वेश्चन रहता है कि मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका बुर्ज होम है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कोलडीहवा की बात करते हैं। देखो ये कोलडीहवा जो है आपका, कोलडीहवा दिख रहा होगा। अब इस एरिया को अगर ध्यान से समझो ना, तो कोलडीहवा जो जगह है ये आपका यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ का जो जिला पड़ता है ये यहाँ पे आपका कोलडीहवा नहीं, हाँ यूपी में पड़ता है आपका, ये इसी एरिया में पड़ता है, इलाहाबाद के पास। तो यूपी एरिया है। अच्छा, यूपी में कई सारे, इसमें कई सारे नाम नहीं दिख रहे हैं। यूपी में ही आपके असल में क्या है कि पड़ता है महदहा। नेक्स्ट वाले में हम शायद क्लियर कर देंगे आपको, इसमें अगर फोटो होगी तो। महदहा पड़ता है, सराय नाहर राय पड़ता है, ठीक है ना, तो दमदमा पड़ता है। तो अभी जो नाम है उसको क्लियर करते हैं, कोलडीहवा। तो कोलडीहवा ये वो जगह है यूपी में जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले स्टूडेंट? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलडीहवा से। तो कोलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना है। 6500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चिरांद आपको लिखा हुआ है ये बिहार में पड़ता है, आपका सारण जिला पड़ता है। तो चिरांद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि चिरांद में जो है ना कुछ अ, हिरन के जो सींग हैं, हिरन के जो सींग है उसके उपकरण, मतलब प्राप्त में सींग से बने हुए उपकरण, वो चिरांद में जगह है। तो चार जो मेन जगह है, मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोलडीहवा और चिरांद, ये आपका। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ गया आपका? पाकिस्तान वाले एरिया में। बुर्ज होम कहाँ पड़ गया? जम्मू कश्मीर। और कोलडीहवा यूपी वाले एरिया में है। और चिरांद जो है आपका वो बिहार वाले एरिया में है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हाँ,
क्या मैप क्लियर था? कितनी जगह के नाम बताएं? अभी कितनी जगह के नाम बताए? 4। पहला कौन सा? मेहरगढ़। दूसरा कौन? बुर्ज होम। तीसरा कौन? कोलडीहवा। चौथा कौन? चिरांद। देखो तुरंत याद नहीं होगा, एक ही दिन में कुछ नहीं होता, है ना। मिल्खा सिंह जी मर गए, अगर उनका इंटरव्यू सुने होते तो पता चलता। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था उन्होंने, जब उनकी मूवी बनी थी मिल्खा सिंह। उन्होंने बोला कि हर कोई सोचता है मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह, लेकिन मिल्खा सिंह नाम एक दिन में नहीं बना है, 15 साल की मेहनत है। 6-6 घंटे पर डे, 6 घंटे पर डे दौड़ते थे वो, और हर दिन बेहोश हो जाते। खून की उल्टी होती थी, ये सब चीजें थी उनकी। तो उन्होंने साफ बोला था कि हर कोई, आज सबको मिल्खा सिंह लग रहा है, लेकिन मिल्खा सिंह कोई सोचे कि एक दिन में नाम बना है, तो नहीं बना है। 15 साल की मेहनत थी, और ये सब चीजें हैं। तो हो सकता है कि तुरंत याद ना हो, बार बार उसको करोगे, मैप को थोड़ा सा माइंड में बनाओगे, चीजें याद हो जाएंगी। बुर्ज होम सबसे ऊपर है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। मेहरगढ़ देखोगे तो पाकिस्तान वाला एरिया, माइंड में क्लियर हो जाएगा पिक्चर। कोलडीहवा जो है वो आपका यूपी वाले एरिया में हो गया, और जो चिरांद है वो आपके बिहार वाले एरिया में हो गया। ठीक है। अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कौन सी जगह से मिले हैं आपके? कोलडीहवा। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास। अब इलाहाबाद का पास मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कोचिंग के आसपास मिल जाएगा, सर हम तो कोलडीहवा देख नहीं पा रहे हैं। इलाहाबाद के बाद जब ये मिर्जापुर के क्षेत्र में पहुंचोगे तुम, बोलन घाटी जो एरिया पड़ता है, मिर्जापुर वाला एरिया, यहाँ पर मेन उत्खनन हुआ है। अरे ये इलाहाबाद शहर में नहीं हुआ है, ये मिर्जापुर का जो एरिया है ना, वो उस टाइप उस तरफ में आपका हुआ है। तो कोल्डीवा वगैरह है 6500 ईसा पूर्व में। ठीक है। बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिले हैं? फिर से सुनना, बुर्ज होम से साक्ष्य मिला है गर्त आवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो जब कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज का साक्ष्य मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुर्ज होम जहाँ पे गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, जो गड्ढे में बना करके लोग रहते थे, यही वो जगह है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मतलब कुत्ता उनका पालतू जानवर रहा होगा, और उनके साथ उनको मिल गया होगा। और इधर जो मेहरगढ़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बता ही दी हैं आपको, ढेर सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। क्लियर है? अब जरा हम एक देखते हैं, हम लोग एक और चीज शेयर करता हूँ, जरा ध्यान से देखना नोट्स में। हम्म, कल शेयर किया था आपको हमने। अच्छा, ये वाला। ठीक है। अ, ये नोट्स दिख रहा है आपको, जो सामने शेयर हुआ है? ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, देखो अब इसको देखना जरा, इसमें कुछ जगह के नाम लिखे हैं। बाकी ऊपर पढ़ लेना, वो मध्य पाषाण काल में जो हिस्टोरियन का नाम लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, आर्काइव वगैरह। जब हम मध्य पाषाण काल में बात करते हैं जगह में, तो अभी हमने 4 जगह आपको बताई थी, अब उसके अलावा समझो जरा जो इंपॉर्टेंट है। देखो आदमगढ़ जगह है, आदमगढ़। अब उस मैप में तो सब कुछ नहीं है, हाँ, हो सकता है कि एक दूसरा मैप दिख जाए, रुको इसको हटा के मैप ही दिखाते हैं। हाँ, मैप से शेयर करते हैं। एक एक मिनट जरा। हम्म, हाँ, देखो ये दिख रहा है सबको? हम्म, ये दिख रहा है सबको? शेयर, स्क्रीन शेयर हो गई है? स्क्रीन शेयर हो गई स्टूडेंट? यस या नो?
फिर साउंड चली गई थी क्या यार? नेटवर्क अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। देखो, अभी पीछे वाले में हमने आपको बताया था, साउंड आ रही है ना? साउंड आ रही है? साउंड आ रही है ना? ये नेटवर्क थोड़ा इशू है। हाँ, सब ठीक है, चलो ओके। तो देखो, पहले हमने आपको 4 जगह के बताए, एक एक करके याद करोगे, याद हो जाएगा। हमने मेहरगढ़ बताया, बुर्जहुम बताया, कोल्डीवा बताया, और एक जगह का नाम कौन सा बताया हमने आपको? चिरान बताया। इस वाले मैप में जरा देख लो, मेन जो आपको बता रहा है उसके बारे में जरा समझना। यहाँ पर एक जगह है आपका भीम बेटका, देखो दिख रहा होगा सबको, हम मार्क कर रहे हैं भीम बेटका। ये दिख रहा है भीम बेटका? भीम बेटका, ठीक है, भीम बेटका। भीम बेटका जो है आपका, भीम बेटका जगह, ये एरिया कौन सा पड़ रहा होगा? ये जो भीम बेटका की जगह है, ये एरिया पड़ रहा है आपका एमपी का। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारी जगह के हम नाम नहीं बता रहे, जो मेन है वो ध्यान रखना है। 4 ऊपर बता दिए हैं, एक ये वाला है आपका पांचवा, भीम बेटका। ये जो भीम बेटका है, ये एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है, रायसेन। याद रखना है, ये नर्मदा घाटी का एरिया पड़ता है। जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है उसमें पड़ता है। देखो यहाँ लिखा भी होगा नर्मदा घाटी, हाँ, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र पड़ता है ये। तो भीम बेटका ये जगह का नाम है वहां पर। और एमपी के रायसेन जिला में, दोनों चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, या क्वेश्चन जो पूछा जाता है भीमबेटका से, कि जो भीमबेटका है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका शैल चित्र, गुफाओं में शैल चित्र। इसका मतलब जैसे पत्थर वगैरह होते थे गुफाओं में, जो उस पे, तो उस पे लोग चित्रकारी। हेलो, 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 क्लियर? वॉइस क्लियर? क्या नेटवर्क चला जा रहा है? तो भीमबेटका जो जगह है, वो भीमबेटका जगह एमपी के, देखो फिर से ध्यान रखना, भीमबेटका जगह एमपी के रायसेन जिला में है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र पड़ता है। और याद करने का तरीका है कि जो गुफा होते थे, गुफा जैसे अब आदि मानव उसी टाइप के रहते थे गुफाओं वगैरह में। तो अब बहुत ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, तो जहां ये रहते थे पत्थर पर ही ये लोग चित्र बनाने लगते थे। जो भी उनको दिखता था, अब क्या दिखता था उनको? जानवर ही दिखते थे ज्यादातर। तो शैल चित्र कहा गया पत्थरों पर, वो जो उन्होंने पेंटिंग करी या चित्रकारी करी। ये जो गुफाओं के शैल चित्र, याद रखिएगा सब, गुफाओं के शैल चित्र। और छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं जब क्वेश्चन आता है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको फंसा देगा, फिर वहां पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे वो एक ही जैसे। अब शैल चित्र के साथ ही वो ऑप्शन दे देंगे, गुफाओं के अलावा भी नाम दे देंगे वो। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस था आपका, जो एमपी के रायसेन जिला में भीमबेटका है। यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है भीमबेटका, अपने इन शैल चित्रों के लिए। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। तो भीमबेटका के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जरा उसी को देखते हैं। भीमबेटका के बाद एक और जगह इसमें दिखा रहे हैं आपको हम। भीमबेटका के
बाद एक दूसरी जगह जरा नीचे जरा ध्यान देना। ये जो जगह आदमगढ़ दिख रहा है आप लोग को, देखो आदमगढ़ के बारे में ही हमने आपको बोला था। वो आदमगढ़ अगर याद हो, एमपी का वो क्षेत्र, वो जगह जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो आदमगढ़ में मिले हैं। तो यही है। इधर जब राजस्थान की तरफ चलोगे, इस साइड, राजस्थान वाले एरिया में, जो राजस्थान का एरिया पड़ेगा यहाँ पर, वो बाका पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो एमपी की एक जगह है आगौर, है भीलवाड़ा के पास पड़ता है, बागौर। वहाँ आपका तो भीमबेटका क्लियर हो गया, आदमगढ़ हो गया। ठीक है, दूसरा जरा इसमें देख लो, एक और चीज बता देते हैं जो जरूरी है। आ, ये वाला जो एरिया है, इसमें एक और जगह, पल्लौरम। वॉइस वॉइस तो आ रही है। हेलो, क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस 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 नहीं आ रही। ओके, थे यार। तो आज आज रहे हैं। हम्म। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है वॉइस। चुप कर। अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, देखते हैं नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लिव करते हैं, लिव करते हैं।